तो प्रीवियस सेशन जो हमारा था वो ब्रेन डेवलपमेंट पे था। तो जैसे कि आप सबको पता है अब कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो 5 इयर्स की उम्र तक 90% ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। और ये ब्रेन किस तरह से डेवलप होता है, तो उनके अलग अलग कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, जो उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उससे ही वो अपने ब्रेन में कनेक्शंस बिल्ड कर देते हैं और फिर वो अपनी आगे की लाइफ को उसी प्रकार से जीते हैं। नाउ आज के इस सेशन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो एज अ पेरेंट जब मैं एक्टिविटी वर्ड सुनती हूँ या कहीं देखती हूँ तो मुझे क्या दिमाग में आता है, मुझे ये आएगा दिमाग में कि एक्टिविटी वही चीज होती है जो शायद हम अपने बच्चों के पास करवाते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया, कलरिंग, पेंटिंग, या कोई काम उनको करने के लिए कहते हैं, कोई भी चीजों को ठीक से रखना या कुछ सिखाना, वो सारी एक्टिविटीज हम समझते हैं कि वो एक्टिविटीज है। बट अगर हम देखने जाए तो एक्टिविटी वो सारी चीजें होती है जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। जैसे कि बातचीत जो आप अपने बच्चों के साथ करते हो वो भी एक प्रकार की एक्टिविटी है। उसके साथ साथ कभी कभी हम अपने बच्चों के सामने कुछ करते हैं, कोई एक्शन करते हैं या कोई घर के काम करते हैं, और जो बच्चे उन्हें देखते हैं वो भी एक्टिविटीज होती है। तो आज के इस सेशन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं, और ये एक्टिविटीज आपके बच्चों को मेंटली और फिजिकली कैसे फिट रखेगी, और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आपके बच्चों का होना चाहिए वो किस प्रकार से होगा इन एक्टिविटीज के जरिए। आज मेजरली हम 4 एक्टिविटीज पे फोकस करने वाले हैं। पहली जो एक्टिविटी वो है प्ले, खेल। दूसरी एक्टिविटी है म्यूजिक, संगीत। तीसरी एक्टिविटी है मूवमेंट, क्रियाशीलता। हमने काफी बार अपने बच्चों को देखा होगा कि वो एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठते, तो मूवमेंट भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ जो 4th एक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरीज, कहानियां। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो के साथ करते हैं। आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और अपने बच्चों को आपके ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। What's your favorite time of the day? When I play, it's the best time of my day. It's fun. No more homework. Yay! When I finish my homework, it's like, Who do you play with? I play with my toy. Sometimes I call my friends to play with me, but nobody comes to play. They live too far. So I play with my cars, I give them names. My brother and sister are only 3 years old. So I have to play alone. You know, my nano plays with me sometimes, but when he has to sleep, then he sleeps. What about playing with your mom and dad? Mama and Papa are very busy. I asked my mother to play with me, but she says, I cannot play, I have some work. I'm busy, so go play with Papa. Then he says, go to Mama. Mama's only taking selfies on the mobile phone. I'm busy, that's why we'll play on Sunday. But he doesn't play on Sunday also. Okay, we have a surprise for you. What? Close your eyes. No cheating. I can see little bit red and black. Look to your right. Wow, so many games. Can I play? Jenga. But there's a catch. Huh? You must convince mom and dad to come play with you. I want to play with you, Mama. If you play with me, I'll let you win. I will brush my
Mommy, please come and play with me, please. Mama, there are so many kids. Papa, please come. I'll not be a naughty boy from tomorrow. I promise. We sent your messages to them. Sorry, but mom and dad are busy. They can't play with you. He's not coming. Why, Bob? Maybe he's stuck in the traffic. Because I think so. She feels that I am lying. I'll fight with Zia, so I didn't lie. I don't know why she's not coming. Oh! Dada! Mama, you kiss! They told me you're not coming. Lie to me. Yes! ओके सो डिड यू सी, आपने ये वीडियो देखे हो। और अब हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा है और क्या देखा है। आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ सवाल करने में आए हैं जहां पर उन्हें पूछा गया है कि आपके साथ कौन खेलता है। तो सबसे पहले बच्चे एकदम नाराज हो गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और वो इस तरह से बोल रहे थे कि हमारे पास या हमारे साथ कोई नहीं खेलता, जबकि वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी उनके साथ खेले। बट वो काफी देर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनके साथ कोई खेलने के लिए ही नहीं है। दूसरी चीज हमने ये देखी होगी कि जब बच्चों को कहा गया है कि आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस कीजिए आपके साथ खेलने के लिए, यहाँ पे ढेर सारे टॉयज रखे हैं, तो उन्होंने क्या शुरू किया? शर्त रखना। उन्होंने कंडीशंस रखनी शुरू कर दी। मम्मी आप आ जाओ, मैं मस्ती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस उसने रखी। और एक बच्चे ने तो ये भी सोच लिया कि उसके मम्मी पापा शायद नहीं आएंगे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा बच्चे किस हद तक सोचते हैं और कौन से लेवल तक जा सकते हैं। हम काफी टाइम बच्चों को कहते हैं या फिर उन्हें ना समझ कहकर छोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, जहां पर हम उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं विदाउट कोई कंडीशंस के, वहां पर यही बच्चे कहीं ना कहीं हमें देखकर सीखे हैं कि अगर कोई चीज आपको पानी है या किसी को कन्विंस करना है तो आपको शर्त रखनी पड़ेगी। ये भी बहुत गलत चीज है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम पेरेंट होने के नाते जो गलती करते हैं, वो हम हमारे बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, काफी बिजी रहते हैं, घर पे आके घर के काम, बट बच्चों को समय देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहीं ना कहीं टेम्पररी कन्वीनियंस के लिए कुछ देर अगर हम बिजी हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमें परेशान ना करें, और हम कहते हैं कि बेटा फोन ले लो, लैपटॉप ऑन कर लो, टैब ले लो और गेम खेलो। तो हमारी टेम्पररी कन्वीनियंस के लिए हम उनकी हैबिट्स, परमानेंटली हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर हम उन्हें आदत गिरा रहे हैं कि मम्मा पापा बिजी है तो आप फोन यूज कर लो या लैपटॉप पे बैठ जाओ। और ऐसे ही हमारे बीच का जो गैप है वो हमेशा बढ़ते जाता है। और एक पॉइंट पे आप ऐसे आ जाते हो जहां पे आप और अपने बच्चों के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती है। सो ये हमें ये वीडियो से देखने मिला है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक्टिविटीज को प्लान करें जो हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके साथ साथ
अगर आप ये सारी एक्टिविटीज आपके बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट। जितना ज्यादा पॉजिटिवली अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहोगे, बातें करोगे, खेलोगे, उनकी बातें सुनोगे। कभी कभी बच्चों को लगता है कि हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो यहाँ वहां अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं 3, 5, 4, 5 साल के, तो वो टीचर्स को भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बातें सुननी भी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे, द मोस्ट ओवरवेलमिंग key to child success is the positive involvement of parents. तो हमें पॉजिटिवली अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, तभी हम उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं एक सवाल पे। आई वांट कि आप लोग चैट बॉक्स में इस सवाल के आंसर दो। What are the good memories that come to your mind when we talk about childhood days? कौन सी ऐसी अच्छी यादें हैं जो आपके दिमाग में आती है जब आप अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचते हो? ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपके दिमाग में आती है? जल्दी से लिखिए। क्रिकेट प्लेइंग, अच्छा, स्कूल डेज भी याद आते हैं, वेरी राइट। मार्बल्स, कंचा खेलना, going to farm and playing with friends, sharing tiffins with friends, very good. गली क्रिकेट, good. क्रिकेट खेलना अपने ही मोहल्ले में, lots of playing time, very right. So parents, you have actually come on to the right point. और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, जो है प्ले। जब आपको कहा गया कि आप अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचिए, तो सबसे पहले मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या आया? खेल। सो प्ले इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर बच्चे खेलते नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में रुकावट बन रहे हैं। और आज के समय में हम जब देखते हैं कि बच्चे काफी फोन और टैबलेट्स, लैपटॉप में ही एंगेज्ड है, तो बहुत ही गलत चीजें हैं। हमें उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो खेले। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के खेल हैं। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स या कोई गेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खेल की बात कर रही हूँ। और इस एक्टिविटी, ये जो प्ले की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि कौन से अलग अलग तरीके के प्ले होते हैं जो आपने अपने बच्चों को खेलते हुए जरूर देखा होगा। अब व्हाई प्ले इज इंपॉर्टेंट? प्ले क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज है हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हमेशा काम और कोई खेल नहीं जैक को डल बॉय बना देता है। तो अगर आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो आपको खेलना जरूरी है। दूसरा है एक्सप्रेस इमोशन। तो जब बच्चे खेलते हैं तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता या टर्न नहीं आता उनका, तो वो रोने लगते हैं कभी कभी। Sanya, you're on mute. Am I audible now? Yes. Yeah. तो वो अपने इमोशंस को खेल के जरिए वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हंसी, खुशी, नाराजगी, सारी चीजें। उसके साथ साथ इम्प्रूव्स पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जब आप वही खेल अपने बच्चों के साथ खेलते हो तो आपका और आपके बच्चों के बीच का संबंध भी स्ट्रांग होता है। डेवलप सोशल स्किल्स। जब बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती है। और साथ साथ में जो गैजेट्स के साथ वो बहुत एडिक्टेड जो हो चुके हैं ना, उसे भी दूर करेगा। तो खेल के ये काफी सारे फायदे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से टाइप के प्ले हैं। और मैं फिर से कहती हूँ, यहाँ पे मैं कोई स्पोर्ट्स या गेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खेल के प्रकार के बारे में बात करूंगी। तो पहला जो खेल है वो है अनऑक्यूपाइड प्ले। जब बच्चा बॉर्न होता है तो 0 से 1.5 साल की उम्र तक बच्चे कुछ इस तरह से खेलते हैं, जहां पे कोई खेल का उद्देश्य नहीं है,
बल्कि वो बेड पे या अपने क्रिब में या झूले पे जब सो रहे हैं तो अपने हाथ पैर को हिलाते हुए आपने जरूर देखा होगा अपने बच्चों को। और वो सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, बल्कि ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे कोई खेल में ऑक्यूपाइड नहीं है, पर वो दिमाग से काफी एक्टिव है। वो लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस टाइम पे आप उन्हें कुछ भी चीजें सिखा सकते हैं, बिकॉज वो सुन रहे हैं और सोच रहे हैं। सो ये जो खेल है, काफी जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब आपने देखा होगा कि आपके बच्चे सिर्फ सोए हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, कोई खिलौना नहीं है। बट जब आप इस उम्र के बच्चों को कोई लाइट वाला बॉल या ऐसी कोई आकर्षित चीजें आप बता दोगे तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगी और उसकी तरफ मुड़ने लगेगी। तो ये खेल है अनऑक्यूपाइड, जहां पे सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं बट उनका दिमाग काफी एक्टिव है। दूसरा है सॉलिटरी प्ले। अब यहाँ पे आपने काफी बार जब हम बाहर जाते हैं या घर पर भी है तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं एक कोने में, घर का कोना उनका जो फेवरेट होता है, उसे पकड़ के बैठ जाते हैं अपने फेवरेट टॉय के साथ, अपने आप से कुछ 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 बातें कर रहे हैं और उन्हें कोई लेना देना नहीं कि अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा क्या खेल रहा है या मेरे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने फेवरेट बॉल के साथ, डॉल के साथ, कार के साथ, वो चाहे कुछ भी हो। पर पता है इस खेल का फायदा क्या है कि वो अपने अंदर की काबिलियत को जान रहे हैं। अगर आप एक बच्चे को बॉल दे दीजिए और फिर उसके हाथ से बॉल 2 बार 3 बार 4 बार गिरेगा, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो खुद अपने हाथों से उस बॉल को पकड़ना सीख लेंगे। तो वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। तो जब आपके बच्चे अकेले कोई कोने में बैठकर अपने फेवरेट टॉयज के साथ खेल रहे हैं तो एज अ पेरेंट आपको उन्हें खेलने देना चाहिए, आपको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बच्चा चलो इधर आ जाओ, हम ये वाली गेम खेलते हैं, कुछ देर अपने आप के साथ भी बैठने दीजिए। और आप देख रहे हो ये इतनी फास्ट लाइफ में हमको अपने आप को जानने का कितना जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को जाने और फिर दुनिया को फेस करें। सो ये खेल भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑन लुकअप प्ले। अब बच्चे कभी कभी खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं होते या कभी कभी बहुत ही उनका मूड आता है कि हम खेलें। तो जब बच्चे कुछ खेल नहीं रहे हैं, कोई टॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पर जहां पे आपके बच्चे ने आपको ध्यान से देखा है कि आप फोन पे बात कर रहे हो, तो उन्होंने वो स्केल को फोन बनाकर ही आपको इमिटेट कर लिया। और ये खेल में बहुत सारी उनकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है, जहां पे वो अपने आप से बात करते हैं, देखते हैं लोग कैसे बात कर रहे हैं, कौन क्या जवाब दे रहा है, कौन कैसे उठ रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, और फिर वो उसे समझते हैं। तो लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है जब वो अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद आता है पैरेलल प्ले। अब कभी हम पार्क में जाते हैं या पड़ोसी के बच्चे हमारे घर पर आते हैं तो वो एक ही चीज से खेल रहे होते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक्स हो गए, आपके घर में ये ब्लॉक्स जरूर होंगे, या फिर अगर आप पार्क में जा रहे हो या बीच पे जा रहे हो तो बच्चे रेत से खेलते हैं। तो जब 2 बच्चे एक ही टॉय का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं, पर सुनिए ध्यान से, पर उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या फिर बहुत ही कम बातचीत हो रही है, मैं अपना खेल रहा हूं और उसके फ्रेंड अपना खेल रहे हैं, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं है बट वो खेल जरूर रहे हैं, उससे हम कहते हैं पैरेलल प्ले। इस खेल में वो लोग क्या सीखते हैं? शेयरिंग। एक ही ब्लॉक्स से, एक ही सेट ऑफ ब्लॉक से 2 लोग खेल रहे हैं, शेयरिंग। दूसरा कि मेरे फ्रेंड ने क्या बनाया है, अच्छा उसने तो रेत के घर के दरवाजे बनाए हैं, मैंने दरवाजा नहीं बनाया तो चलो मैं भी दरवाजा बनाता हूँ। वो देख के सीखते हैं। ये खेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलने देना है, बाहर जाके वो उनके जैसा हो जाता है, बट कभी कभार ये भी बहुत जरूरी होता है कि वो दूसरों की अच्छी आदतों को अपनी अच्छी आदतें बनाए। उसके बाद है एसोसिएटिव प्ले। जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं, 3.5 से 5 साल की उम्र के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर उन्हें कलरिंग या पेंटिंग का कोई काम देती है, ड्राइंग का काम देते हैं, तो वो साइड बाय साइड कुछ बच्चे वही सेम चीज कर रहे हैं पर उनके बीच में फिर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं अपना कलर कर रही हूँ,
वो बच्चा अपना कलर कर रहा है। इस खेल में उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, बिकॉज देखने जाए कि 3.5 से 5 साल के बच्चे काफी ध्यान देना लग जाते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, वो अपने टर्न्स लेना सीखते हैं कि इसकी बारी हो गई, अब मेरी टर्न, इट्स माय टर्न नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग सीखते हैं कि हर चीज जो अपने आसपास हो रही है या दूसरों के साथ हो रही है वो उसे रिलेट करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव। फिर आता है कोऑपरेटिव प्ले। जब आप क्रिकेट खेलते हो या बच्चे अकड़ा पकड़ी खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं, तो एक साथ मिलके खेलते हैं, वो साथ मिलके खेलने को बोलते हैं कोऑपरेटिव प्ले, जिसमें वो लोग बहुत सारी सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप होता है। और लास्ट सेशन में दीपक जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी बेटी या बेटा बोलना नहीं सीखा है या फिर मुझे चाहिए कि वो बोले, उसकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो। तो दीपक जी आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसके साथ खेल रहे हो, उसके साथ बातें कर रहे हो, तो ये उसकी लैंग्वेज स्किल्स को भी डेवलप करेगा। और देखो कि अब वो ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव प्ले में इन्वॉल्व हो आपका बच्चा, बिकॉज जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा लैंग्वेज सुनेंगे और बोलेंगे। ओके, अब एज अ पेरेंट बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं जहां पे मुझे पता नहीं है कि खेल क्या है, या फिर खेल सिर्फ बैट बॉल है या फिर सिर्फ ब्लॉक से खेलना है। तो आइए हम देखते हैं कि फैक्ट्स क्या है। पहली चीज ये है कि प्ले डज हैव अ पर्पस। सो हर खेल के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे हमने देखा कि जब बच्चे देख रहे हैं, कोई खिलौना नहीं है हाथ में, बट फिर भी उनका दिमाग काफी एक्टिव है, वो हर चीज को देख रहे हैं, हर खेल में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। दूसरी चीज है कि कोई एज बार नहीं है। अगर मेरा बच्चा 6 महीने का है तो भी उसके लिए खेल जरूरी है, 1 महीने का है तो भी जरूरी है, 1 साल का है तो भी जरूरी है। तीसरी चीज जो हम काफी बार हम पेरेंट्स करते हैं वो है स्ट्रक्चर्ड प्ले। अब स्ट्रक्चर्ड प्ले क्या होता है कि जहां पे मैं अपने बच्चे को बुक देती हूँ, कलर देती हूँ और एक स्टार का पिक्चर बना के देती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका कलर और ऐसे ही होना चाहिए, या फिर ये ब्लॉक्स है, इसकी बिल्डिंग इतनी ही ऊंची और ऐसी ही होनी चाहिए, और हम इसे बार बार सुपरवाइज करते हैं इंस्ट्रक्शंस दे के। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बच्चों को अपने हिसाब से सोचने के लिए दीजिए, खेलने दीजिए। और उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले हैज लर्निंग आउटकम्स, डेफिनेटली यस। अगर बच्चे अपने आप अकेले बैठ के अपना टॉय खेल रहे हैं या स्क्रिबल कर रहे हैं बुक में, तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, खेलने के लिए हमें शायद एक्सपेंसिव, महंगे या फैंसी टॉयज की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे अभी कि जब भी अगर आपको अपने बच्चों के साथ खेलना है तो आपको कोई एक्सपेंसिव टॉयज की जरूरत नहीं है। टॉयज खरीदने जरूर है, बट जरूरी नहीं है कि आप उसे मार्केट से लाओ, अपने घर पे भी बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कि आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको कैसे टॉय सिलेक्ट करने हैं। बिकॉज एज अ पेरेंट मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बेटा के लिए मैं क्या अच्छी चीज लाऊं, कौन से अच्छे टॉयज खरीदूं। तो गिव चिल्ड्रन टॉयज दैट आर पावर्ड बाय देयर इमेजिनेशन। हमें बच्चों को ऐसे ही टॉयज देने चाहिए जो वो टॉयज उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं, उनकी इमेजिनेशन को वाइडन करते हैं, ऐसे नहीं जो बैटरी से चलते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को रिमोट कंट्रोल वाली कार या ऐसी कुछ चीजें देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें रिमोट कंट्रोल कार नहीं देना चाहिए। मैं इसीलिए ना बोल रही हूँ, देना चाहिए बट उसका लिमिट रखनी चाहिए। बिकॉज एक बार मुझे कार चलानी आ गई तो मेरा दिमाग का कोई काम नहीं है, मेरे सिर्फ हाथ चलेंगे। सो यू हैव टू लिमिट दैट। सो व्हेनेवर यू गो एंड बाय टॉयज, तो आप देखना कि आप ऐसे टॉयज खरीदो जो उनके लिए लॉन्ग रन में फायदे देता है। अब आते हैं कौन से टॉयज कौन सी एज ग्रुप के लिए सिलेक्ट करने हैं। सो पहला है 2 to 3 years के बच्चों के लिए क्या टॉय सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है सेंसरी टॉयज। अब आप सबको पता है कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, आंख, नाक, जुबान, कान और स्किन।
इस उम्र में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप सेंसेस का एक्सपोजर दीजिए, ऐसे टॉयज जो उनके सेंस को डेवलप करें। अब ऐसे टॉयज कहाँ से लाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जहां पे मैं एक प्लेट के अंदर काफी सारी चीजें रख दूं। तो हमारे घर पे बर्तन धोने के लिए ये स्क्रबर होगा, तो मैं जब इसको छूती हूँ तो मुझे टेक्सचर रफ फील होता है। जब मैं थर्मोकोल बॉल हाथ में लेती हूँ तो मुझे सॉफ्ट फील होता है। जब मैं पत्थर लेती हूँ हाथ में, स्टोन, तो मुझे हार्ड फील होता है। तो आपको ऐसे टॉयज देने हैं जो बच्चों के सेंसेस को डेवलप करें। स्मॉल स्मॉल पजल्स मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी जिक्सॉ वाले पजल दो, 2-3 पीसेस के पजल, कार्स, पुल और पुश वाली, शेप सॉर्टर, अलग अलग आकार को अलग करना, कलर रिंग्स दो। जरूर ये वाली कलर रिंग सबके घर में पाई जाती होगी या होगी ही। आप इसे भी यूज कर सकते हो काफी अलग तरीकों से, कलर सिखाने के लिए, छोटी चीज बड़ी चीज सिखाने के लिए। सो एक ही खिलौने से काफी नई नई चीजें हम सिखाते हैं। दूसरा है हैमर पैड, हथौड़ा। तो ये जो दिख रहा है, इसे इस तरह से मार के, तो क्या होता है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ध्यान, अटेंशन टाइम बढ़ता है। अब अगर मेरे पास ये नहीं है या मुझे मार्केट से नहीं खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक थर्मोकॉल लीजिए, कोई पेन या पेंसिल इस तरह से डालिए और अपने बेलन को, आप इस साइज के बेलन को काट दीजिए बीच में से, और फिर उसे इस तरह से गेम बना सकते हैं। इट्स इजी, बहुत ही अफोर्डेबल है और इजी है, घर में ही बन जाती है। दूसरी है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर बुक्स कैसी देनी है, तो बड़े बड़े पिक्चर्स की बुक्स दीजिए, पिकाबू बुक्स। अब आपको पता है कि बच्चों को ऐसा छुपा के मुंह दिखाने वाली गेम कितनी पसंद है, तो ऐसी भी बुक्स आती है जहाँ पे हर पेज पे नया पिक्चर्स छुपा हुआ होता है, उन्हें ढूंढ के निकालना है। टेक्सचर्ड बुक्स, अगेन अगर मैं ऑरेंज की बात कर रही हूँ तो मुझे फील होगा कि ऑरेंज कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, वो सारी। अब आते हैं 3 से 4 साल के बच्चों के पास, तो लेसिंग बीड्स। अब लेसिंग बीड्स क्या होती है, जहां पे आप बच्चों को लेस दे रहे हैं और उन्हें बीड्स के थ्रू डालना है। अगर आपके पास बीड नहीं है तो आप क्या करोगे कि चार्ट पेपर में ही मैंने इसको पंच कर लिया है और लेस लगा दी है, तो बच्चों को बोलना है कि आप लेस को आगे पीछे डालते जाइए होल में से, ठीक है। दूसरा है सेंसरी टॉयज, शेप स्टैकिंग, अलग अलग आकार को स्टैक करना है, क्ले बनाना है, आप घर पे आटे से चीजें बनाओ, कलर मिक्स करना, फिर किचन सेट से खेलना, डॉल्स के साथ खेलना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना। और इस उम्र के बच्चों को हम बुक्स भी दे सकते हैं, ऐसे बुक्स जिसमें बड़े पिक्चर हो और कुछ वर्ड्स हो, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं, कुछ वर्ड्स। फ्लैश कार्ड्स, जैसे मैं कैट बता रही हूँ तो नीचे ऊपर कैट का पिक्चर और नीचे CAT, कैट लिखा है। तो धीरे धीरे बच्चे सीख। Am I audible? Yeah, you are. Okay, तो बच्चे धीरे धीरे उसे पढ़ना सीखेंगे। इस पॉइंट पे आप स्टोरी बुक्स भी दे सकते हो, कुछ सेंटेंसेस और छोटे छोटे सेंटेंसेस और वर्ड्स की। अब आते हैं हम 4 to 5 years के बच्चों के लिए क्या टॉयज की जरूरत है और क्या करना है। तो कलर सॉर्टिंग, फिर से अलग अलग कलर्स को सॉर्ट करना है। अब अगर आपके पास क्रेयॉन्स तो होंगे ही, या अलग अलग, जैसे हमने रिंग्स की बात की, तो ये रिंग्स को आप निकाल दीजिए और उन्हें बोलिए ग्रीन कलर एक साइड, येलो एक साइड, पिंक एक साइड। तो कलर सॉर्टिंग गेम्स। बड़े बड़े पजल्स भी आप देना शुरू कर सकते हो, 10 पीसेस, 12 पीसेस। फोल्डिंग सिखा सकते हो, क्राफ्ट पेपर को, नैपकिन फोल्डिंग, या फिर कपड़ों को घड़ी करना, ये सारी चीजें। कलर मिक्सिंग, आटा गूंदना, थ्रेडिंग, ट्वीजर्स। अब ट्वीजर क्या है, हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो उसका जो क्लिप आता है उसी प्रकार का ट्वीजर्स। तो आप क्या कर सकते हो, कपड़े सुखाने के क्लिप को भी आप बच्चों की पिंसर ग्रिप को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो। और लास्ट में है ब्लॉक्स। अब बुक्स कौन सी यूज करनी है, तो आप पिक्चर बुक्स थोड़े ज्यादा सेंटेंसेस के साथ, और फ्लैश कार्ड्स, और थोड़ी थोड़ी स्टोरीज। अब जो टॉयज की हमने बात की थी वो मैं आपको टॉयज भी दिखा देती हूँ। जो पहला पिक्चर है वो है सेंसरी टॉयज, उसके नीचे है पजल्स। देखिए छोटे छोटे पजल्स आप दे सकते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा है क्ले, तो जो आटे के अंदर आप कलर मिक्स करके आप बच्चों को बताओगे कि सीनरी बनाओ,
या फिर डॉल बनाओ, तो वो बहुत सारी चीजें अपने ही दिमाग लगा के बनाएंगे। फिर है कुटनी। अब आपके घर पे होगा ये, तो अगेन आप बेलन को आधा तोड़ दीजिए, बीच में से काट दीजिए और उनको बिस्किट्स या चिप्स दे दीजिए। उनके फिर से आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन ये एक्टिविटी बढ़ाता है। उसके बाद है शेप सॉर्टर, अलग अलग शेप्स को अलग करना। फिर जैसे कि मैंने बताया लेसिंग, तो आप ये घर पर ही बना सकते हो, बिल्कुल ही आराम से इजीली बन जाता है। उसके बाद हैमर और पैक की बात की थी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल थर्मोकॉल यूज कर सकते हो, जैसे ये पिक्चर में बताया है। और उसके बाद है ट्वीजर्स, जैसे मैंने बताया ना कि कपड़े सुखाने की क्लिप को हम यूज कर सकते हैं, तो आप अलग अलग थर्मोकॉल बॉल्स रख दीजिए और उन्हें बोलिए कि कलर को अलग सॉर्ट करना है। ये सारी चीजें अब आप शायद समझ गए होंगे कि अगर मुझे अपने बच्चों के साथ खेलना है तो मुझे फैंसी टॉयज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये चीज को अग्री करते हो तो आप चैट बॉक्स में यस लिखोगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट देयर ओन ओपिनियन इन द चैट बॉक्स। फिर हम पढ़ते हैं आगे। तानिया, if as we have closed this section, इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो प्ले रिलेटेड टू, नहीं तो we will move on to the next section. Yeah. Yes, exactly. You know, we get many things from nature itself, right? बहुत सारी चीजें नेचर में ही अवेलेबल है, बट सिर्फ हमको उसे एक्सप्लोर करनी है। एग्जैक्टली। हेलो हेलो। जी हाँ, बोलिए। वो जो फर्स्ट में आपने जो किया था ना कि प्ले, म्यूजिक, मूवमेंट, और तीसरा क्या था वो मिस हो गया था थोड़ा। नहीं, तो वो आगे हम बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ खेल के बारे में बात की है, अब हम आगे बात करते हैं। They will cover it. They will cover it, sir. Okay. अच्छा, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर से एक गेम खेलेंगे। आपका पहला सवाल है कि कौन से ऐसे चाइल्डहुड सॉन्ग है जो आपको याद है, कोई राइम जो आपको याद है, कोई गाना आपको याद है जो आपके टीचर ने सिखाया या आपने स्कूल में सिखाया है, वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। ट्विंकल, वेरी गुड। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इज दैट? हेलो जी हाँ मैडम, नीलेश पटेल बोल रहा हूँ। मेरा लड़का 4 साल का है, वो भी जूनियर केजी में पढ़ रहा है। अच्छा। तो स्कूल में था तो बराबर से पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद अभी स्कूल जैसे लॉकडाउन हुआ और उसका पढ़ाई एकदम कम करना और खेलने लगा, तो उसको पढ़ाई करने में ध्यान देना कैसे, उसको मुझे थोड़ा गाइडेंस करो। जी हाँ, तो अब हम खेल की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खेल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई को ही खेल में लेकर आना है। तो अगर मेरा बेटा मैथ्स नहीं कर पा रहा है या उसे नंबर्स नहीं लिखने, तो मैं उसके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी सोचूंगी जहां पे मैं कुछ बॉल्स या कुछ उसके फेवरेट टॉयज आप घर में छुपा दीजिए। तो उसे पूछिए कि मैंने कितने टॉयज छुपाए हैं, या फिर आप कितने टॉयज मुझे ढूंढ के दोगे, तो बोलेगे 2 टॉयज। अगर वो भाग के जाएंगे 2 टॉय लेकर आएंगे, फिर आप उन्हें बुक दीजिए और बोलिए लिखो नंबर 2। तो इस प्रकार से आप कोई एक्टिविटीज अपने घर पे ही अपने बच्चों का ध्यान में रख के सोच सकते हो, और आगे के सेशन में आपको और भी ऐसी आइडियाज मिलेगी जो आप अपने बच्चों को कर सकोगे, आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ओके, ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, चब्बी चिक्स, आवेरे वरसाद, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शादियों में क्या करते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए? हम क्या करते हैं शादियों में जाके, हम अपनी खुशी को किस प्रकार से जाहिर करते हैं? जल्दी से क्या करते हैं? वी स्माइल, वी डांस, वेरी गुड, वी डांस। ओके, और क्या करते हैं? क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, ड्रेस वेल, वेरी गुड, डांस डांस डांस। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हम रोते हैं तो ऐसा क्यों कि हम कुछ कुछ गानों को सुनकर हमारे आंख से सिर्फ आंसू बहते हैं, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा कि जब मैं कोई गाना सुनती हूँ तो मुझे सिर्फ रोना आता है? क्यों ऐसा? इमोशंस, वेरी गुड, इमोशंस। कोई इमोशनल सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, वी फील बेटर। जब आप रो लेते हो तो आपको कितना हल्का महसूस होता है, या फिर आप बहुत एक्साइटमेंट में हो तो आप ऐसा अच्छा गाना, म्यूजिक प्ले करोगे अपने कार में या अपने घर में, जो आपको आपकी फीलिंग को और एक अलग लेवल पे लेकर जाता है। तो इससे हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर,
दूसरी एक्टिविटी पर जो है म्यूजिक एंड मूवमेंट। म्यूजिक मतलब संगीत और मूवमेंट मतलब क्रिया, क्रियाशीलता, जो आप क्रिया कर रहे हैं। तो टीचिंग म्यूजिक टू चिल्ड्रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ नेक्स्ट टू पेरेंटिंग अ पर्सन कैन डू। पेरेंटिंग के साथ साथ, पालन पोषण के साथ साथ म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने बच्चों को देना है। अब म्यूजिक और मूवमेंट किस तरह से, क्या है, मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं? तो चिल्ड्रन लव टू सिंग एंड डांस। बच्चों को बहुत एंजॉय, मजा आता है अगर आप उनके सामने कोई गाना दे दो या गाना गाओ। और आपने देखा होगा कि जब बच्चे चलना सीखते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं आ तारो फेवरेट सॉन्ग छे ने, चल आना पर नाची ने बताओ, डांस करके बताओ, ये तो आपका फेवरेट सॉन्ग है। तो वहीं से हमको पता चलता है कि बच्चों का लगाव म्यूजिक और डांस एक्शंस के प्रति कितना है। और बार बार वही सॉन्ग आप रिपीट करोगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि ट्विंकल ट्विंकल, चब्बी चिक्स, आवेरे बरसात, ये सब शायद आपको ये पता नहीं होगा कि आपने स्कूल में पहले दिन पे कौन से कपड़े पहने थे, या मम्मी रखने आए थे या पापा रखने आए थे, पर आपको ये जरूर याद रह गया है कि आपने कौन सी राइम सीखी थी। देखिए, आप खुद जानते हो कि म्यूजिक का कितना डीप इम्पैक्ट है आपके लाइफ में। दूसरी चीज, म्यूजिक कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिंगर होना है या फिर आपके पास सॉन्ग्स की लिस्ट हो। आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी गाइए, कोई भी राइम्स, सिर्फ ऐसे टैप कर दीजिए, क्लैप कर दीजिए, चुटकी बजाइए, वो सारा म्यूजिक है। और जितना आप म्यूजिक इंप्लीमेंट करोगे उतना इफेक्टिव बनेगा। जी हाँ शौर्य जी ने लिखा है कि रैप, आजकल बच्चे रैप और जैज म्यूजिक, रॉक म्यूजिक में बहुत ज्यादा है, तो आप अपना रैप बना दीजिए। बच्चों को जो सिखाना है आप सिखा सकते हो म्यूजिक के जरिए। अब म्यूजिक इंश्योर करता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों में। वो किस प्रकार से होता है कि जब मैं कुछ सुन रही हूँ, तो जब मैं गा रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ, उससे बोल रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, तो मेरा ब्रेन चल रहा है, मेरी आंखें चल रही हैं, बॉडी मूव हो रहे हैं, साथ साथ में मेरे इमोशंस भी बाहर आ रहे हैं। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। दूसरा कि आपको कुछ भी सिखाना है ना बच्चों को, म्यूजिक के जरिए सिखा दो। अगर आपको कुछ बोलना है या कोई सीख देनी है तो आप बस म्यूजिक के जरिए सिखाओ, वो तुरंत सीख जाएंगे। और यहाँ पे अभी जो सर ने पूछा था कि मैं उसको कैसे पढ़ाऊं, तो शायद आप म्यूजिक डाल दीजिए। हमने काफी टाइम ये स्कूलों में प्रैक्टिस भी किया है कि जब हमको कोई ऑपोजिट्स या नंबर सिखाने हैं तो हम म्यूजिक के साथ सिखाते हैं। 1 2 बकल माई शू, बच्चे कितना जल्दी से 1 to 10 नंबर सीख लेते हैं। सो यू नो इट इज वेरी इफेक्टिव। आप राइम्स खुद की बनाइए, जरूरी नहीं है कि आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिए या फिर आपको 3-4 दिन बैठ के सोचना पड़ेगा। जो मन में आए बनाइए और अपने बच्चों को सिखाइए। सो ये है म्यूजिक एंड मूवमेंट। अब चलते आगे। अब म्यूजिक कैसे सिखाना है? मेरे घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर मुझे नहीं लगता कि मैं पियानो इतना खरीद के मेरे बच्चे उसको यूज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, घर पे ही अपने बच्चों को वो एक्सपोजर दे सकते हो जहां पे वो अपना म्यूजिक क्रिएट कर सके। तो कैसे करना है, कोई भी डब्बा लीजिए, प्लास्टिक का, ग्लास का, स्टील का, उसके अंदर टॉयज डाल दीजिए, छोटे छोटे टॉयज या कॉटन बॉल्स या सिक्के, कॉइन्स डाल दीजिए और फिर उन्हें हिलाने के लिए कीजिए। और फिर कितना अलग म्यूजिक क्रिएट होगा ये वो खुद एक्सप्लोर करेंगे। अगर वो भी नहीं करना है तो आप क्या करोगे, चावल ले लीजिए, कच्चे बीन्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स या नट्स डालिए और फिर उसे हिलाने के लिए कहिए, तो उसका एक अलग साउंड है। या फिर आप मिट्टी या पत्थर डाल के कोई ग्लास जार में उसे हिलाइए, उसका एक अलग साउंड है। आजकल बहुत सारे न्यू टेक्निक्स आए हैं, कितने लोग ग्लास के अंदर पानी भर के भी उसका अलग अलग म्यूजिक बनाते हैं। तो जितना बच्चों को कोई रेडीमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं दोगे और ऐसी सारी चीजें दोगे ना, तो वो अपना खुद का दिमाग लगा के उसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर से आप म्यूजिक बनाइए और उसके ऊपर गाइए, बच्चों को बोलिए गाइए, तो आप अपना खुद का म्यूजिक क्रिएट भी कर रहे हो और गा भी रहे हो। आपके घर पे भी बहुत सारे बर्तन होंगे या टेबल होगा। यस एग्जैक्टली, म्यूजिक कॉन्सर्ट विथ यूटेंसिल्स, वेरी गुड। आप अपने घर में एक महफिल जमा दीजिए, बच्चे काफी कुछ सीखेंगे इससे।
उसके बाद सानिया, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज के आप खरीद के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दोगे, बच्चा वो 15 दिन में शायद बोर हो जाएगा, बट ये अलग अलग वेरिएशन आप करते रहोगे तो बच्चे को नवीनता या न्यूनेस हमेशा आता रहेगा. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग प्लस पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट सेविंग. 100% सर. राइट सर. और हमने हमेशा देखा है जैसे अमित सर ने कहा, बिल्कुल आई कंप्लीटली अग्री कि अगर मैं पियानो भी लाके देती हूँ तो कितने दिन खेलेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, ज्यादा 1 महीना भी कोई नहीं खेलता है, बट वो फिर बोर हो जाएंगे. तो आप खुद अपना इनोवेशंस लेकर आइए और बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए. वेरी राइट. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं हम एक हमारे तीसरी एक्टिविटी के ऊपर. चौथी एक्टिविटी, हमने मूवमेंट के बारे में भी जाना है. तो म्यूजिक के साथ साथ मूवमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट है. तो जब बच्चे गाते हैं तो वो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, जंप करते हैं और बहुत कुछ करते हैं. तो म्यूजिक के साथ साथ मूवमेंट भी हो जाता है. जैसे कि किसी ने लिखा था एक्शन सॉन्ग्स, तो बहुत सारे एक्शन भी करते हैं. अब हम आते हैं अपने 4th एक्टिविटी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. If you want your children to be smart, tell them stories. If you want them to be really smart, tell them more stories. If you want them to be brilliant, tell them even more stories. और ये पता है किसने कहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन. अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे स्मार्ट हो तो उन्हें कहानियां सुनाएं. अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आपके बच्चे और भी स्मार्ट हो तो और कहानियां सुनाएं. अगर आप चाहते हो कि वो एकदम जीनियस और ब्रिलियंट हो तो आप और भी कहानियां सुनाएं. अब जब मैं कहानियों की बात कर रही हूं तो एक खेल हम भी खेल लेते हैं. क्या आप गेस कर सकोगे ये 3 कौन सी कहानी है? आप चैट बॉक्स में लिखोगे पहले पिक्चर में आपको कौन सी कहानी दिख रही है, और उसके मॉरल के साथ एक लाइन में या एक वर्ड में आप उसका मॉरल भी लिख सकते हो. जल्दी से. Hare and tortoise. Okay. Rabbit and tortoise. Rabbit and turtle. Okay. उसके बाद दूसरी स्टोरी आपको स्लो एंड स्टेडी. वेरी गुड. स्लो एंड स्टेडी. दैट इज राइट. दूसरी स्टोरी आपको क्या दिख रही है? एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है, कुछ पता नहीं क्या. एक लड़का चिल्ला रहा है जोर जोर से, उसके आसपास शीप है और वो कुछ आवाज दे रहा है. वो स्टोरी कौन सी है? खट्टी ग्रेप्स वाली, फॉक्स एंड द ग्रेप्स. वेरी गुड. वेरी गुड काशवी. फॉक्स एंड द ग्रेप्स. बिल्कुल. द ग्रेप्स आर सॉर. ग्रेप्स खट्टी है. बीच की जो स्टोरी है वाघ आवियो. वेरी गुड. वाघ आवियो. तो एक बच्चा जो है बार बार झूठ बोल के चिल्लाता है कि अरे अरे वुल्फ वुल्फ वुल्फ, और पता चलता है कि सच्ची में वुल्फ तो है ही नहीं. टाइगर कमिंग. एग्जैक्टली. बहुत सारे वर्जन्स है स्टोरी के. तो आपने देखा होगा कि ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी है, शायद आपके टीचर के थ्रू या फिर आपके घर पे, पर आज भी हम उसके मॉरल्स को लेकर चलते हैं. अगर आज भी मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है तो मैं क्या बोलती हूँ? ठीक है ना, कोई बात नहीं. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. हम उसके वैल्यूज को कितना साथ लेके चलते हैं. आज भी अगर मैं बार बार झूठ बोलती हूँ और मेरे आसपास के लोगों को पता चलता है तो हम क्या बोलते हैं? बोलो वाघ आव्यो एवं नहीं कर, પછી કોઈને પણ ભરોસો नहीं था. कोई भी विश्वास नहीं करेगा आप पे. जब मुझे कोई चीज नहीं मिलती है मैं बार बार उसे पाने की कोशिश करती हूँ, और जब मुझे नहीं मिलती है तो मैं क्या बोलती हूँ? आ ग्रेप्स तो मारा माटे खाटी छे, या फिर दिस ग्रेप्स आर सॉर. ये ग्रेप्स खट्टी है, मुझे नहीं चाहिए. ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है. तो देखिए आप किस तरह से ये एज पर आके भी बीइंग अडल्ट आप किस प्रकार से स्टोरीज, कहानियों को अपने जिंदगी के साथ कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कि जहां पर आप अभी भी उसके साथ ज्वाइन है, अभी भी उसके साथ कनेक्टेड है. तो आप सोचिए कि बच्चों के लिए कहानी, स्टोरीज कितनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम आते हैं कि क्यों स्टोरीज की जरूरत है और स्टोरीज क्या सिखा देती है. तो पहला तो है बिल्ड वैल्यूज, इनकलकेट वैल्यूज. तो अगर मुझे कोई चीज सिखानी है, जैसे कि हमने बात की स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो वो एक वैल्यू है जहां पे मैं सिखा रही हूँ झूठ नहीं बोलना है बार बार, वरना कोई बिलीव नहीं करेगा. तो वो एक वैल्यू है जो आप अपने बच्चों को कहानियों के जरिए देते हैं. दूसरा है इमेजिनेशन.
हमेशा जरूरी नहीं है कि आप पिक्चर्स बताओ, आप बच्चों को सोचने दीजिए कि एक बार एक फॉक्स था, फॉक्स जंगल में चल रहा था। तो देखिए जब मैं बोल रही हूँ तब आप भी सोच रहे हो कि अच्छा फॉक्स, जंगल, सो कितना हम इमेजिन करते हैं, कितनी सारी चीजों को हम क्रिएटिव बन रहे हैं। आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन कहीं ना कहीं इन स्टोरीज में है, जहां पर हम रिलीजियस स्टोरीज, हम हमारे इंडियन टेल्स बच्चों को सुनाते हैं तो वो अपने डिसीजन लेने के काबिल बनते हैं। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती या हम धीरे धीरे कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हमें हमारी प्रॉब्लम का छोटा सा सॉल्यूशन मिल जाता है कि ठीक है ना, नहीं हुआ तो धीरे होगा, पर लेट होगा, पर होगा जरूर। तो देखिए आपको सॉल्यूशंस मिलता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हैं। हर आपके एनवायरमेंट, सराउंडिंग, आसपास के लोगों के साथ उन्हें जानने में आपको हेल्प करते हैं स्टोरीज, और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं। आखिर में लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। आज जब मैंने आपको पूछा कि ये कौन सी स्टोरी है तो आपने झट से बता दिया कि ये फॉक्स एंड द ग्रेप्स है, ये वुल्फ है, और वो थी हेयर एंड टॉर्टोइज। देखिए कितनी तेज मेमोरी या कितनी लाइफ लॉन्ग मेमोरी स्टोरीज क्रिएट करते हैं। ये स्टोरीज का मैजिक हम तभी जान सकेंगे जब हम अपने बच्चों को वो चीज को देंगे। उसके बाद हम आते हैं, अब पता है मुझे, ठीक है आपने बता दिया कि स्टोरीज को किस तरह से बोलना है, स्टोरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, बट मुझे तो स्टोरीज पता ही नहीं है। तो अब क्या ये एक्सपेक्ट करूं मैं कि मैं यूट्यूब पे रोज जाऊं और मैं स्टोरीज देखूं, या मैं खुद स्टोरी बुक्स पढूं और फिर अपने बच्चों को सुनाऊं, या फिर कैसे सुनाऊं? मेरा बच्चा तो मेरे पास बैठता ही नहीं है एक जगह पे, तो मैं आप स्टोरी सुनाने की बात कर रहे हो, तो ये कैसे? तो चलिए अब हम एक स्टोरी सुनते हैं और फिर हम इसके ऊपर आते हैं। मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, 3-4 सेंटेंस में ही आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, पूरी कंप्लीट नहीं करूंगी, आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। Once upon a time, there was a boy named Sam. Sam was very happy boy. One day, Sam decided to go to the park. Have you all been to the park anytime? क्या आप लोग कभी गार्डन में गए हो, पार्क में? और क्या करते हैं हम पार्क में? What do we do? You know what Sam did? He went to the park very happily and excitedly, and he saw a big slide. He started climbing the slide slowly, because we have to be very careful while climbing the stairs. So Sam फटाफट धीरे, पर उसको तो स्लाइड करना था, इसके लिए जल्दी भी और धीरे भी। वो स्लाइड पे चढ़ गया and he came down. After playing on the slide, Sam saw a swing. आप कभी झूले पे बैठे हो? कैसे मूव होते हैं हम जब झूले पे बैठते हैं? तो back and forth, back and forth. Can we all move? क्या हम मूव कर सकते हैं बैक और फोर्थ जैसे कि हम झूले पे बैठे हैं? उसके बाद Sam went on to the seesaw. Can we all become like a seesaw? Pretend to become like a seesaw. Come on. Take your hand like this. Up and down. Let us move like a seesaw. Up and down. Just like that. But you know what? जब Sam seesaw पर था तो उसे एक ग्रास में बड़ा सा snake दिख गया. He saw a long snake. Sam was scared. Sam तो बहुत डर गया. And he started running and he reached home. Did you enjoy the story? If yes, then write yes in the chat box, and if no, then you are still free to write no. Come on. I want the chat box to be filled with yes or no, whatever it is. जी हाँ, तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को स्टोरीज सुना सकते हैं। देखिए, अब स्टोरी सुनाने के कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली कि आपको स्टोरीज पढ़ना नहीं है, आपको बोलना है, आपको बोलना है। दूसरा कि एक्शंस, जितना एक्शंस बताओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा वॉइस मॉड्यूलेशन,
जब मैं बोल रही हूँ कि देयर वाज अ स्नेक, सो आपको डराना है बच्चों को, वो डर भी महसूस करना जरूरी है। जब आप बोल रहे हो, स्टोरी दे रहे हो, तो उनका इंट्रोडक्शन एकदम इंटरेस्टिंग बनाओ, जिससे उनका इंटरेस्ट बिल्ड करो और बच्चे यहाँ वहां भागे नहीं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और बच्चे बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बैठते हैं, बट जब आप स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हो तो बच्चे डेफिनेटली बैठते हैं। फिर आप बच्चों को चॉइस देना शुरू कीजिए। आप we understand that you come from a very busy schedule, but that is okay। हफ्ते में 2-3 स्टोरी सुना सकते हो, तो आप बच्चों को चॉइस दीजिए कि आज आपको हेयर एंड टॉर्टोइज वाली सुननी है या फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली सुननी है। बच्चे चूज करेंगे। जब मैं अपनी चीज चूज करता हूँ या करती हूँ तो मैं और रिस्पॉन्सिबल बन जाती हूँ। तो चॉइस दीजिए, बच्चे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। सॉन्ग्स डालिए, मूवमेंट्स डालिए। अगर मैं स्नेक के सुना रही हूँ तो स्नेक का कोई गाना गाइए, द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास, और एक्शन कीजिए, स्नेक वाली आवाज निकालिए और इंटरैक्टिव कीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। ऐसा नहीं क्या पार्क गए हो, हाँ गए हो, क्या देखा, तो ये देखा। आप जवाब मत दीजिए, बच्चों को जवाब देने दीजिए। बच्चों से पूछिए कि क्या कभी वो पार्क गए हैं, स्लाइड किए हैं, उनको स्लाइड पसंद है, झूला पसंद है, पार्क में क्या देखा आपने, आपके साथ आपके फ्रेंड्स आते हैं। सवाल पूछिए, जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा वो चीजों को समझेंगे, लैंग्वेज डेवलप होगा, सोशल स्किल्स डेवलप होगी, कॉग्निटिव माइंड, जो हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके कनेक्शंस बिल्ड होंगे और बहुत सारी चीजें बाहर आएगी। उसके बाद है एक्शंस कीजिए। आपको अपने बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे आपके बच्चे एंजॉय करने। So make sure that you do silly actions। उसके बाद make it more playful। खेलो उनके साथ। अगर सीसॉ जैसे हमने बताया तो सीसॉ, how the seesaw move up and down, तो जैसे आप ऑपोजिट्स भी सिखा दिया आपने, अप और ये डाउन। आपने वोकैबुलरी नया सिखा दिया, कोई नए वर्ड सीखे, खेल हो गया। चलो लेट अस मूव लाइक अ सीसॉ, तो खेल भी रहे हैं, म्यूजिक भी हुआ, कहानी भी है। और जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाइए। अगर बच्चा ब्रश नहीं करता तो आप सुबह उठ के बोलिए कि आज आपके टेडी की स्टोरी सुनाओगी। ये टेडी का नाम है गोलू। गोलू सुबह उठ के रोज ब्रश करता है। नेगेटिव चीजें मत बोलिए, पॉजिटिव चीजें बोलिए। रोज ब्रश करता है। क्या आप भी गोलू के साथ, अपने टेडी के साथ ब्रश करोगे? तो ये भी एक स्टोरी हो गई। जब आप ये सारी चीजें अपने बच्चों के साथ कर रहे हो तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन मत लीजिए। अगर अभी शायद मैं अभी मोबाइल फोन स्टोरी के बीच में फोन लेकर बात करने लगूं तो पूरा आपका इंटरेस्ट लेवल नीचे आ जाएगा। तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपको नहीं होने देने हैं आपकी तरफ से। सराउंडिंग्स में तो डिस्ट्रैक्शन होगे ही, बट जब आप इंटरेस्टिंग वे से स्टोरी बोलोगे तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस बच्चों को नजर नहीं आएंगे। बट जब आप खुद डिस्ट्रैक्ट होगे तब बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और वो कोई मतलब का नहीं है कि आप स्टोरी सुना रहे हैं, फॉक्स था जंगल में देखा उसने ग्रेप्स, अच्छा 1 मिनट बेटा मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। कहाँ गई स्टोरी, कहाँ गया इंटरेस्ट, कहाँ गया फॉक्स? वही जंगल में घूम गया और वो कभी बाहर आएगा ही नहीं जंगल से। और दूसरी बार आप रिपीट करने की कोशिश करोगे तो बोलेगे हमने ये स्टोरी सुन ली, फॉक्स गया था जंगल और कुछ भी नहीं, तो वो आप पर ही नेगेटिव आएगा। तो मेक श्योर करना कि आप अपने आप को एकदम अवेलेबल रखो। जरूरी नहीं है कि आप रोज उन्हें स्टोरी सुनाइए, सुनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, ऐसे कंटिन्यू रखिए। बट नहीं बिजी हो तो हफ्ते में 2-3 स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, आपकी रिलीजियस स्टोरीज, कुछ भी सुना सकते हैं, बहुत ही लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सम अप। आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा? एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज क्या है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो चाहे बातचीत करना, उनके साथ गाना, खेलना, बैठना, खाना पीना, वो सारी एक्टिविटीज है। बट हमने 4 एक्टिविटीज के बारे में सीखा और जाना, वो है खेलना, प्ले। बच्चे कुछ भी खेले वो उनके लिए लर्निंग है, कुछ
कुछ भी खेलने दो, जो चाहे खेलने दो, वो सीखने ही वाले हैं। हम कहते हैं ना, हमारे हमारे पेरेंट्स बोलते होंगे हमें कि ठीक छे ने तने वी हैव कम टू नो और इट वाज द बैड एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। तो अगर बुरी भी है तो वो सीखेंगे, इस चीजों से सीखेंगे। तो खेल खेल रहे हैं, खेलने दीजिए, इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, हमेशा स्ट्रक्चर्ड प्ले मत करवाइए, जो करना है करने दीजिए। आप घर पर ही अपने टॉयज बना सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमने ये लेसिंग एक्टिविटी के लिए चार्ट पेपर को पंच कर दिया, या फिर हैमर और पेग के लिए थर्मोकॉल के ऊपर ही हमने कर दिया। तो जो है आप घर पर बनाइए, नेचर का यूज कीजिए। जैसे एक मैम ने लिखा था कि नेचर, तो नेचर का यूज कीजिए। उसके बाद हमने देखा म्यूजिक एंड मूवमेंट, संगीत और क्रिया, कितना इम्पैक्ट। कुछ भी म्यूजिक बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद है। सेंसिबल, नॉन सेंसिबल राइम्स, दे जस्ट लव एंड एंजॉय। कुछ भी गाना गाइए, फ्रूट्स खिला रहे हो, बनाना का बना दो म्यूजिक, या फिर कोई एप्पल का बना दो म्यूजिक, दे विल जस्ट एंजॉय। उसके साथ साथ एडेड एडवांटेज ये है कि वो लोग सीखेंगे भी। आप ट्राई करके देखना। उसके बाद है मूवमेंट, तो एक्शंस भी तो होनी चाहिए। एक्शंस के बाद आप आते हो स्टोरीज पे, कहानियां, मॉरल्स, वैल्यूज, इमोशंस। Stories are the best learning and lifelong learning. Stories always have takeaways. कोई भी स्टोरी सुना दो, बच्चों के लाइफ में मरते दम तक रहेगी। So this is where we end our session and I think you will be able to implement it in your day-to-day life. थोड़ा डिफिकल्ट होगा शुरू में, बट जैसे जैसे आप करने लगोगे ना, बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आप देखिए मत कि कौन मुझे देख रहा है, मुझे शर्म आ रही है, मैं से कैसे गाऊं, कैसे रो उनके सामने। कीजिए ना, तभी बच्चे इमोशंस को समझेंगे, तभी आपको समझेंगे। और ये सारी एक्टिविटीज आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपको कभी भी कोई कंप्लेन्स नहीं आएगी कि मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीजें आगे जाके ऐसे होती है कि स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया, 2nd 3rd स्टैंडर्ड में है, 4th 5th स्टैंडर्ड में है, हम 9th 10th तक नहीं जाते बिकॉज वो पहले 9th 10th में होता था, बट अब 2nd 3rd में भी देखने मिलता है। बच्चे स्कूल से आके कुछ बोलते नहीं है। तो क्यों नहीं बोलते? बिकॉज हमने कभी उनसे बात की ही नहीं है। बातें करना शुरू कीजिए, खेलना शुरू कीजिए, जो चाहे जो मर्जी चाहे कीजिए, और आप अपने बच्चों में पॉजिटिव बदलाव जरूर देखोगे। इस सेशन के बाद आपको घर पे कुछ टास्क मिलेंगे, कल या परसों, वो टास्क आपको करना है। कभी कभी पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा जिद बहुत करता है या फिर मेरी बातें सुनता नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो आप ट्राई कीजिए ना कि आप स्टोरीज के जरिए उनका स्टबर्ननेस कम कीजिए। आप गाना गाने लगिए, कोई चीजों से ध्यान हटाना है तो आप गाइए, उनके साथ खेलने लगिए। बट हाँ, ये मत करिएगा कि अच्छा तने आज वैसे नहीं, मर से बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आपके लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं, क्यों नहीं है उसे समझाइए। अगर वो आपके लिए नो है तो बच्चों के लिए भी नो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं उनको होना चाहिए कि मम्मी ने एक बार ना बोला पर दूसरी बार मैं रोऊंगा तो मिल जाएगा। शुरू से ही आदत गिराइए, जहां पे एक बार नो दैट इज नो, और फिर उन्हें समझाइए कि क्यों आपने ना बोला। धीरे से उनका ध्यान हटाइए। 1-1.5 साल के बच्चे तो आप ऐसे बोलते हो, अच्छा जब अच्छा ब्लॉक्स छे, ब्लॉक्स जल्दी जल्दी ब्लॉक्स जो, ये ब्लॉक्स देखो, तो आप पैनिक हो रहे हो। जब आप पैनिक हो रहे हो तो बच्चे भी पैनिक होना सीखेंगे, वो भी टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। तो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल नहीं। शांति से टर्न योर चिल्ड्रन, एकदम शांति से। आप अपना कूल बनाए रखो, काम आप रहो तो बच्चे भी काम रहेंगे। उनको जिद करना सिखाओ ही मत कि वो सीखे। वो हमको देखते हैं, दूसरों से ज्यादा वो हमको देख रहे हैं दिन रात। हमारी सारी एक्टिविटीज पे उनकी नजर है। जितना हम खुद अपने आप पे नजर नहीं रखते उतना उनकी नजर है। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अमित सर और ख्याति मैम, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग यू कैन। I'll just add on to a very small thing जो I'm sure काफी सारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि मेरे बच्चे में रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो, उसको रीडिंग आनी चाहिए। अभी ये इस एज ग्रुप में
एंड आई गिव दिस एग्जांपल टू अ लॉट ऑफ माय जो भी मेरे संपर्क में आते हैं. मैंने खुद अब मेरे एक फ्रेंड के मैंने देखा था कि उसने शाम को क्या कर दिया. वो तो ठीक है, ही वॉज इन अ यूरोपियन कंट्री, बट वो क्या करते हैं कि चलो बच्चे को 9 बजे रूम में भेज दिया और 9:30 तक उसको फ्री टाइम है. बट वो फ्री टाइम में उसके हैं और टॉयज, बुक्स हैं और टॉयज है, दो ही चीजें हैं. वो ऑफ कोर्स ये शायद आप एकदम छोटी उम्र पे नहीं भी करोगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बुक्स हैव टू बी द चाइल्ड्स कांस्टेंट कंपेनियंस. हमको क्या लगता है कि बुक्स खाली हम डायरेक्टली शेल्फ से निकालेंगे और लवेंगे, वो इंस्टेंट. वी विल हैव टू टेक दैट हैबिट एंड वो धीरे धीरे आदत पड़ेगी कि बुक्स बिकम देयर कांस्टेंट कंपेनियन. आज के दिन में मम्मी डैडी के कांस्टेंट कंपेनियन मोबाइल हो गए हैं और हम बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं लगनी चाहिए, विच विल प्रोबेबली नॉट हैपन. आप एकदम इंक्रेडिबल चीज कर रहे हो. सो एट द एंड हमको भी रीडिंग करनी पड़ेगी, हमको भी कंपेनियन बनाना पड़ेगा. एंड आई वुड से दैट a man or a boy who reads will never fail in life normally. वो तो एक कहावत है और वो हकीकत है, क्योंकि उसको पढ़ने की एक आदत लग जाएगी तो जिंदगी में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाएगा. फिर वो कल उठ के आईपैड पे पढ़े या कंप्यूटर पे पढ़े या कहीं बुक्स पे पढ़े. Anyways, I think Sanya, it was an excellent session, but I leave the forum open to the people. अगर आप लोगों को 5 बज गए हैं, हम लोगों ने 5 बजे का टाइम रखा था, जिसको कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करना है, आई थिंक वी कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर अनदर 5-10 minutes टू टेक एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज. Khyati, if you would like to add something, any parent would like to ask something, please. Thank you very much. Hi Khyati. जी हाँ सर, बोलिए. क्या थी वैसे तो इसमें से काफी चीजें 90-95% मैं ऑलरेडी मेरे चाइल्ड को ऑब्जर्व कर भी रहा हूँ, उसको इतना टाइम भी दे रहा हूँ. लेकिन एक चीज मुझे पूछनी है आपसे, क्या पूछ सकता हूँ मैं? जी हाँ, पूछिए ना. मैम, मेरी लड़की है ना, उसको है ना वो बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो मेकअप करते हैं, उसको मेकअप का बहुत शौक है. अच्छा. अब ये मुझे एग्जैक्टली मैं ये जज नहीं कर पा रहा हूँ कि हमेशा वो उसमें उसकी गुड़िया को, उसकी डॉल को मेकअप करती है, कभी कभी मुझे करती है, कभी उसकी मम्मा को करती है. तो मुझे ये लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है या फिर पॉजिटिव है. क्या उम्र है सर आपकी बेटी की? 4 ईयर्स. देखिए, 4 इयर्स में बच्चे ना प्रिटेंड प्ले की तरफ काफी इंक्लाइंड हो जाते हैं. आप कोई भी 4 साल के बच्चों को देख लीजिए, या फिर यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, तो वो भी आप इन्वॉल्वमेंट बताइए. आप भी यस लिख सकते हो चैट बॉक्स में. वो जो 4 साल के बच्चे होते हैं ना, वो प्रिटेंड प्ले की तरफ आ जाते हैं, जहां पे वो घर घर खेलना, किचन सेट से खेलना, या टीचर खेलना, या अपने आप को सजना. और लड़कियां जो होती है वो दुपट्टा, हर जगह पे दुपट्टे कैरी करती है, वो ऐसा सब शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हो और उन्हें आप जैसा बनना है. उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हूँ. या बट आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो आप उसे धीरे धीरे बताइए कि आप उसे रियलाइज कीजिए, रियलाइज करवाइए. आप ऐसा मत बोलिए कि नहीं करना है. आप उसे रियलाइज करवाइए कि हम बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखते हैं. तो हर जगह पे जाना और मेकअप करना जरूरी नहीं है. तो आप उसे वो धीरे धीरे आप अपनी बातों के उसके सामने रखिए. बट अगर वो प्रिटेंड प्ले कुछ हद तक हो रहा है तो वो काफी नॉर्मल है. बच्चे घर घर खेलते हैं, किचन सेट लेकर आते हैं, टीचर खेलते हैं, मम्मी डैडी बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें. और लड़कियों का तो शौक ही अलग होते हैं, जहाँ पे उनको दुपट्टा लेना, सजना संवरना. तो ये 4-5 साल की उम्र तक होगा, फिर धीरे धीरे वो दूसरे प्ले में डाइवर्ट हो जाएगी. बट अगर आपको उसे कम करना है तो उसे दूसरी एक्टिविटीज दीजिए. नहीं, वैसे तो वो हर दिन में कम से कम 30 to 40 मिनट से ऐसा करती है. जी हाँ, ये तो मुझे बहुत ही क्वेश्चन आया नॉर्मल था. है. तो वो उसे पसंद है, उसे रोकिए मत. उसे पसंद है, उसे एक्सप्लोर कर लेने दीजिए, फिर स्टॉप. और अगर ज्यादा हो रहा है, इफ इन केस अगर कोई पेरेंट के साथ ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप अपने आप उसे कोई दूसरी एक्टिविटीज में डाइवर्ट कीजिए, या फिर डॉल्स के अलावा आप उसे कोई और चीज एक्सप्लोर करने दीजिए. अगर देखो उसको सजाना अच्छा लग रहा है तो उसे कलरिंग भी अच्छा लगेगा.
उसे कोई फेस दे दीजिए ड्राइंग में, कोई हैप्पी फेस दे दीजिए, इमोजीज दे दीजिए, उसे कलर करना सिखाइए, उसे कहिए कि वो भी एक सजाना है। और मेक हर रियलाइज, कहीं ना कहीं आपकी बातों से आप उसे रियलाइज कराओ कि विदाउट मेकअप ऑल्सो वी लुक गुड। सो लर्निंग दीजिए, बट दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, जहां पे 4-5 साल की उम्र के बच्चे प्रिटेंड प्ले जरूर करते हैं, खेलते हैं। A very small correction sir के this is Sania who is talking and जिसने आज का सेशन लिया था। ख्याति is also online जिसने last week का सेशन लिया था, just for the audience sake. Yeah, please. Okay. Thank you, Sania. Welcome, sir. Hi Sania. Hi, sir. This is Shinu here. Yeah. Actually मेरे आपने जो सेशन आज जो दिन भर का जो लिया, I mean for 1 hour, it was very good. बट मुझे एक चीज, एक डाउट, एक क्वेश्चन ये है कि अभी ऑलरेडी इन द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन सारे क्लासेस जो है वो सब जो है वो ऑनलाइन ही हो रही है, तो हाउ वी कुड डिफरेंशिएट चाइल्ड्स, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा ध्यान देना है और नॉर्मल मोबाइल के वीडियोस वगैरह जो है उसको कम ध्यान देना है, तो हाउ वी कुड डिफरेंशिएट दैट पार्ट? सी, फर्स्ट थिंग इज स्कूल में तो ध्यान देना ही है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप उसको एक्सेस में भी मत लेके जाइए, बिकॉज ऑल द स्कूल्स आर रनिंग ऑनलाइन। तो हम ये भी नहीं चाहते कि बच्चे बहुत ज्यादा फोन या लैपटॉप में है, तो डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर फॉलोइंग दिस रूल ऑफ 30 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। तो 30 मिनट्स के ऊपर उनके वीडियोस नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि आप अगर उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप अगर स्कूल से वीडियो आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली बच्चों को नहीं दिखाना है तो आप खुद इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो आप समझ लीजिए, आप अपने बच्चों के साथ वो कीजिए, वो एक्टिविटी कीजिए या वो बुक्स के साथ बैठिए, तो आप उसे घर स्कूल वाला माहौल भी दे सकोगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वो वीडियो भी दिखाना है तो वीडियो भी बताइए, और एक स्केड्यूल बना दीजिए जहां पे आप स्कूल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आप घर पर भी करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल से जो चीज आ रही है उसे डायरेक्टली देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो पूरा दिन स्कूल के वीडियो बंद करके यूट्यूब में आ जाते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज आपका सुपरविजन नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं हो। कुछ दिनों के लिए आप वीडियो बंद कर दीजिए, देखिए जरूर, बच्चों को लेसन करवाइए जरूर, बट वो आपके थ्रू जाने दीजिए, आप उसका चैनल चेंज कर दीजिए, तो वो स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा, वो सीखेंगे भी और आप डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं उसका स्केड्यूल मेंटेन रखिए, आप टाइम स्लॉट बना दीजिए, तो आप एकदम इजीली मैनेज कर पाओगे। I hope I have addressed your query. Mainly जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स को अपना पर्सनल टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट्स हमको वी विल हैव टू इन्वॉल्व अवरसेल्व्स एंड मोर सो। काफी टाइम मम्मियाँ तो काफी करती हैं। आई थिंक अ लाउड मैसेज गोज आउट टू द फादर्स, बिकॉज फादर को ये लगता है कि मैं पूरे दिन ऑफिस या फैक्ट्री या कंपनी या बिजनेस में करके अब तो मेरे को कहाँ ये होगा। While I think expectations from the child are for both the sides, both the parents. एक जनरल चीज मैं बोल सकता हूँ, मैं काफी टाइम बोलता हूँ, बच्चे जिद्दी नहीं होते। Probably many a times parenting की वजह से वो जिद कहीं ना कहीं सीड से बड़ी जिद बनती है। Means it's the root cause is somewhere hidden in the parenting only. वो कहाँ है, कब है, कैसा है, वो अलग चीज है और अलग अलग किस्से होंगे। बट मेरा मानना है कि आई थिंक बच्चा तो क्ले की तरह होता है और उसको जैसे हम मोल्ड करेंगे नॉर्मली वो उस तरह से मोल्ड होता है। सो पेरेंटिंग इज डेफिनेटली वेरी वेरी क्रूशियल एरिया। मैं तो बोलूँगा कि राइट नाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर, दे आर इन द राइट एज ग्रुप जहाँ आप काफ़ी कुछ अभी से यू कैन रियली डू इट द राइट वे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड सर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, एंड इट इज नेवर टू लेट। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, इट इज नेवर टू लेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया अब तो मैं कुछ नहीं, वो शुरुआत धीरे से होगी, बट डिफरेंस आपको दिखेगा। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आप एकदम से डिफरेंस या एकदम से आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो नहीं होगा। धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस में लाइए, बट इट इज नेवर टू लेट। शुरू कीजिए और आप डिफरेंस देखोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन।